अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि स्टेट रिकग्निशन की क्या फॉर्म्स होती हैं और उनके क्या मोड्स हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो देखें बुनियादी तौर पे चार किस्म की जो है ना रिकग्निशंस होती हैं: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। एक्सप्रेस रिकग्निशन यानी इसका मतलब ये है कि आप अगले को बता के कहते हैं कि जी हम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। जब एक एग्जिस्टिंग स्टेट न्यू स्टेट को एक्सप्रेस करके बताती है कि जी हम आपको तस्लीम करते हैं, अब वो किस तरह एक्सप्रेस कर सकती है? आया वो कोई पब्लिकेशन करे, कोई डिक्लेरेशन, कोई न्यूज़ में दे दे बात, या इसके अलावा अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ भेजे, या उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो जो न्यू स्टेट है उसके हेड ऑफ स्टेट को फ़ोन कॉल करे, या उसको कोई मैसेज भेजे, या कोई उसको कोई लेटर भेजे, ख़त भेजे। यानी इन सारे तरीक़ों से जिनसे कोई एक्सप्रेशन वाज़े हो, हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेस रिकग्निशन। उसके बाद है इम्प्लाइड रिकग्निशन। इसमें एक्सप्रेशन नहीं होता, इसमें कोई फॉर्मल स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती, उसमें कहा नहीं जाता कि जी हम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्शन है उससे ज़ाहिर होता है कि आप इस न्यू स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हो। यानी कोई कारोबार शुरू कर दिया, कोई ट्रेड शुरू कर दिया, कोई लेन देन शुरू की, या कोई एग्रीमेंट कर दिया, कोई इस तरह का काम करें या कुछ इस तरह का कोई एक्शन करें जिससे पता चले कि आप इसको रिकग्नाइज कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड। यानी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे लेकिन आपके एक्शन से यही पता चल रहा है कि आप इस न्यू स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हो। उसके बाद एक कंडीशनल रिकग्निशन। अब ये कंडीशनल रिकग्निशन बहुत कम ही इस्तेमाल होती है, लेकिन किसी ज़माने में इसका बड़ा इस्तेमाल होता था। इसमें ये होता है कि आप न्यू स्टेट को रिकग्नाइज करते हो लेकिन कंडीशन के ऊपर, यानी शर्त होती है कि अगर ये कंडीशन आप पूरी करेंगे तो ही हम आपको रिकग्नाइज करेंगे, या अगर आपने इस चीज़ के ऊपर अमल किया तो ही हम आपको रिकग्नाइज करते हैं। इसका एग्जांपल 1878 के अंदर ये हुआ था कि जो बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया जैसी जो स्टेट्स थीं उनको रिकग्निशन दी गई थी, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि जी आप किसी किस्म की रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ इम्पोज नहीं करेंगे अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर। सो ये कंडीशनल रिकग्निशन है। उसके बाद है इंडिविजुअल रिकग्निशन। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकग्नाइज करती है, वो यही सिर्फ दो स्टेट्स हैं, वो आपस में उनका चल रहा है, उसमें ये होता है कि कोई ट्रीटी हो गई, कोई एग्रीमेंट कर दिया। मैं मिसाल देता हूँ, एक न्यू स्टेट है, उसको पुरानी स्टेट कहती है कि अच्छा जी मैं आपको रिकग्नाइज़ करूँगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने हमें ये चीज़ देनी है, हमारे साथ ये कारोबार करना है, हमें ये ट्रेड करना है, या हमें ये चीज़ हमारे साथ मामला करना है। सो ये एक्चुअली एग्रीमेंट के ज़रिए आप किसी स्टेट को जब रिकग्नाइज़ करते हो, जब एक स्टेट को रिकग्नाइज़ करती है तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिकग्निशन। उसके बाद है कलेक्टिव। अब ये इसका उलट हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा स्टेट्स एक स्टेट को रिकग्नाइज़ करें। मिसाल के तौर पे 200 जो स्टेट्स हैं वो एक स्टेट को रिकग्नाइज़ करती हैं, तो हम उसको कलेक्टिव रिकग्निशन कहते हैं। और ये वैसे कैसे होती है? ये वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर यूनाइटेड नेशन किसी न्यू स्टेट जिसका नाम हम फ़र्ज़ करते हैं इश्किस्तान है, उसको रिकग्नाइज कर रही है, तो अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन ने कर लिया तो अब यूनाइटेड नेशन की जितने भी मेंबर्स हैं 200 प्लस, वो भी उसको ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे कलेक्टिव रिकग्निशन। अब उसके बाद है मोड्स ऑफ स्टेट रिकग्निशन। इसके बुनियादी दो, इसका मतलब होता है मेथड क्या है, किस मेथड के ज़रिए आप एक स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हो। सबसे पहले जो मेथड आता है वो है डी जोरियो रिकग्निशन। इसका मतलब है कि जब आप लीगली किसी को रिकग्नाइज करते हो, आप एक प्रोसेस है उसको फॉलो करके रिकग्नाइज करते हो। जब आप देखते हो कि एक ये जो न्यू स्टेट है, मिसाल के तौर पे इश्किस्तान, इसने अब इसके पास चार चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, यानी पॉपुलेशन भी है, परमानेंट भी है, सॉवरेंटी भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, कैपेसिटी भी है, रिलेशनशिप बनाने के लिए सब कुछ है, और साथ में वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है ना इंटरनेशनल, उनके ऊपर भी अमल कर सकती है। तो जब आप सारी चीज़ें देखते हैं कि यार इसके पास फुलफिल हैं और ये स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे किसी किस्म का झगड़ा भी नहीं चल रहा है, इस मुल्क के अंदर कोई खदशा भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है कि यार इसके ऊपर कोई हमला कर देगा या ये स्टेट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ही आप क्या करते हो, डी जोरियो रिकग्निशन, यानी जिसको लीगल कहते हैं, होती है।
अब ये एक परमानेंट किस्म की होती है, एक दफ़ा आपने दे दिया तो आप उसको फिर विथड्रॉ भी नहीं कर सकते, आप इसको रिवोक यानी उसको वापस नहीं कर सकते। आपने इसको रिकग्नाइज कर दिया डी जोरियो तो दैट्स इट, वो रिकग्नाइज्ड हो जाएगी। सो ये सारा कुछ है और ये इमीडिएटली होती है, डायरेक्टली होती है, इसमें कोई यानी कि शर्त नहीं होती, टाइम नहीं लगता। आप देखते हो मिसाल के तौर पे एक इश्किस्तान है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, परमानेंट है, सॉवरेंट है और स्टेबल गवर्नमेंट है, अनसर्टेन सिचुएशन नहीं है और वो मजबूत गवर्नमेंट है और अब पता चल रहा है कि ये बड़े अरसे तक ही चलेगी। तो उसको जब जैसे आपने रिकग्नाइज किया तो वो डी जोरियो रिकग्निशन हो जाएगी। सो ये टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती है, लीगल होती है, एक लॉ का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके इसको रिकग्नाइज किया जाता है, स्टेबल होती है और इसकी जो रिकग्निशन है उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी है डी फैक्टो रिकग्निशन। ये अब डी जोरियो रिकग्निशन का बिल्कुल उलट होगा। इसमें एक्चुअली आप फैक्ट्स के ऊपर आप उसको रिकग्नाइज करते हो, ये लीगल प्रोसेस नहीं होती और ये टेम्परेरी होती है। ये जो रिकग्निशन है इसको आप विथड्रॉ भी कर सकते हो, वापस भी कर सकते हो। अब इसमें मसला क्या है, इसमें ये होता है कि एक न्यू स्टेट बन गई, उसके पास पॉपुलेशन भी है, उसके पास टेरिटरी भी है, स्टेबल, उसके पास अपनी कैपेसिटी भी है, लेकिन एक चीज़ है जिसका खदशा है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है उसकी गवर्नमेंट। आपको डाउट है कि यार ये जो न्यू स्टेट बनी है ये शायद ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर कोई और कंट्री कब्जा कर ले, इसके कंट्री के ये जो न्यू स्टेट अभी बनी है इसमें तो सिविल वॉर चल रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई इशू हो सकता है। हालांकि सारी चीज़ें इसके पास मौजूद हैं जो एक स्टेट हुड के लिए चाहिए, यानी पॉपुलेशन, टेरिटरी, सारा कुछ है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन डाउट है, अनसर्टेन सिचुएशन है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उस सूरत में आप उसको डी फैक्टो रिकग्निशन यानी जो फैक्ट्स के ऊपर होती है, जो फैक्चुअल होती है, आप देते हो। लेकिन ये जब मिच्योर हो जाएगी तो जाके डी जोरी हो जाएगी, लेकिन ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी आप किसी को रिकग्नाइज कर लो तो हम उसको बोलते हैं डी फैक्टो रिकग्निशन। ओके जी, अब इसका हम एग्जांपल देखें। जब सोवियत यूनियन बना था 1917 के अंदर, तो सबसे पहले यूके गवर्नमेंट ने उसको रिकग्नाइज कर दिया, लेकिन डी फैक्टो किया, क्योंकि अभी वहाँ पे झगड़े चल रहे थे, पता नहीं कि यार इस यूनियन का क्या होगा। अब ये न्यू एक यूनियन बनी थी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाई, सोवियत यूनियन, जो बाद में टूट के रशिया बन गया अलग से, और बाकी दूसरे कंट्रीज़ निकल गए जैसे तुर्कमेनिस्तान वगैरह, उसका सारे उसमें से निकल गए थे और अलग वो इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल जो है स्टेट्स बन गए। लेकिन यूके ने फिर 1924 को उसको डी जोरियो रिकग्निशन दी, यानी लीगली रिकग्निशन दी, उसको लीगली प्रोसेस। पहले डी फैक्टो दी जो टेम्परेरी थी, फैक्ट्स के ऊपर एक नई बन गई है, लेकिन आपको डाउट था यार झगड़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद यानी 1824 को आपने उसको जो है ना डी जोरियो रिकग्निशन दे दी, जो लीगल भी है, परमानेंट भी है और लॉ प्रोसेस के जरिए आपने दी। अच्छा, इसके अलावा बांग्लादेश जब बना था तो इंडिया और भूटान ने सिर्फ 9 मंथ्स के बाद उसको रिकग्नाइज़ किया था, लेकिन यूएसए ने उसको 1 साल के बाद ही रिकग्नाइज़ किया था। सो ये भी इसमें हो जाता है। अब हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डी फैक्टो फैक्चुअल है, फैक्ट्स के ऊपर है, जो नज़र आ रही है ठीक है जी हो गया, लेकिन डी जूरियो लीगल रिकग्निशन है। डी फैक्टो टेम्पररी है, जबकि वो परमानेंट रिकग्निशन है। डी जूरियो की जो रिकग्निशन आपने एक दफ़ा दे दी डी जूरियो, तो आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन फैक्चुअल को आप विथड्रॉ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक इश्किस्तान है, आपने उसको डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी, लेकिन आपने देखा कि यार स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मार धाड़ है, तो आपने वो रिकग्निशन वापस कर ली। इसके अलावा जो डी फैक्टो होती है वो फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर आप देते हैं, देखते हैं कि जो सिचुएशन है, लेकिन डी जोरियो जो है ना वो एक लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करती है। और डी फैक्टो में कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होती है। खदशा होता है कि यार पता नहीं ये स्टेट बेचारी गायब ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए, यहाँ पे कोई कब्जा ना कर ले, तो इसलिए आप कोई अपने बंदे, कोई सफ़ीर वगैरह भी वहाँ पे भेजते नहीं हो। लेकिन डी जोरियो में आप अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक्सचेंज करते हो, अपना सफ़ीर उनको उनके पास भेजते हो और उनका सफ़ीर आपके कंट्री में आ जाता है। इसके अलावा जो डिफेक्टो गवर्नमेंट होती है, अगर उसके ऊपर कोई कर्ज चढ़ चुका है या उसके एसेट को अगर कोई कब्जा कर लेता तो रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन डी जोरियो कर सकती है, क्योंकि वो लीगली एक रिकग्नाइज्ड है। तो अगर उसका कोई कर्ज है या उसका एसेट है तो वो जो है ना उनको वो रिकवर कर सकती है।
डिफेक्टो में आपको कोई मेंबरशिप नहीं मिलती यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि आप टेम्परेरी हो, कभी भी रिवोक कर सकते हो। लेकिन डिजोरियो में आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है और वो उसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर डिफेक्टो में आपको सारे कंट्रीज़ ने डिफेक्टो दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन आपको मेंबरशिप नहीं देगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कहती है कि मैं उसी को ही रिकग्निशन दूंगी या मेंबरशिप दूंगी माजरत के साथ जो परमानेंट हो, जिसको लीगल या जिसको डिजोरियो रिकग्निशन मिली हो। डी फैक्टो रिकग्निशन वाली को वो यूनाइटेड नेशन वाले मेंबरशिप नहीं देते। इसके अलावा डी फैक्टो रिकग्निशन में आमतौर पे उसमें वो दो राइवल गवर्नमेंट्स होती हैं, जाहिर बात है दो गवर्नमेंट्स होती हैं। डी फैक्टो कंट्री वही होता है जहाँ पे मारधार चल रही हो, सिविल वार होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन डी जोरियो में एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मामला सही चल रहे होते हैं, तो जाहिर बात है उसी को फिर डी जोरियो रिकग्निशन दी जाती है। सो ये है इनके डिफरेंस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस किया जो स्टेट रिकग्निशन है उसकी फॉर्म्स क्या हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और इंडिविजुअल और कलेक्टिव, और उसके मेथड्स क्या हैं, मोड्स क्या हैं। उसमें डी जोरियो हमने देखा जो लीगल होता है, परमानेंट होता है, जिसको हम रिवोक नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। और एक होता है डी फैक्टो जो टेम्परेरी होता है, फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर दी जाती है, लेकिन ये रिकग्निशन हम वापस भी विथड्रॉ भी कर सकते हैं अगर हमें समझ आ जाती है कि अब ये स्टेट जो है ना अब ये टूट रही है, डिसअपियर हो जाएगी या इसके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।